नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 15वां टॉपिक वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम इसको देखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में फॉरेस्ट डिजास्टर्स क्या होती हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उनसे जो चुनौतियाँ मतलब चैलेंजेज हमको फेस करने पड़ते हैं तथा उनके रोकथाम के उपाय। तो सबसे पहले फॉरेस्ट डिजास्टर्स क्या होती हैं वो देखेंगे। वनों को आपदा का शिकार तब माना जाता है जब नुकसान इस स्तर पर होता है कि वह आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होते हैं जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है, और वे इस नुकसान से एक नियत समय में उभरने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके से एक परिभाषा है कि फॉरेस्ट डिजास्टर्स हैं वो क्या होती हैं। तो वनों को इस तरह से नुकसान होता है यदि कि वो अपनी जो सेवाएं मतलब जो चीज़ें हमको जो रिसोर्सेस वनों से मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएं, और ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए हो कि जल्दी से वो हमको वो रिसोर्सेस देने के काबिल ना हो सकें। तो उस तरह की जो नुकसान होता है उसको हम लोग फॉरेस्ट डिजास्टर्स बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखा है वन आपदाओं में प्रभावित क्षेत्र छोटा भी होता है, इसमें कुछ हेक्टेयर तक का हो सकता है, और काफ़ी विस्तृत कई मिलियन हेक्टेयर भी हो सकता है। तो जो फॉरेस्ट डिजास्टर्स है ना, इसमें जो अफेक्टेड एरिया है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगला पॉइंट लिखा है वन आपदाओं के कारक और उनका प्रभाव। तथा समय काल अलग अलग होता है और बदलता रहता है। तो मतलब वन आपदा किनके कारण आती है और उनका प्रभाव क्या रहता है वन आपदाओं का, वो समय के साथ चेंज होता रहता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, जैसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ना उसका एग्जाम्पल बताया गया है। जैसे लिखा है कि ज्वालामुखी विस्फोट में पहली अवस्था में, अब ज्वालामुखी विस्फोट से जंगल आसपास के भी प्रभावित होते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि ज्वालामुखी विस्फोट से वनों का क्या संबंध है। तो ज्वालामुखी विस्फोट में पहली अवस्था में पेड़ों का टूटना तथा कई किलोमीटर तक उखड़ना शामिल है। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे आसपास के एरिया के जो पेड़ होंगे वो कई तो पेड़ उखड़ेंगे और कई जो पेड़ है ना वो टूटेंगे। उनके ऊपर यदि लावा गिरेगा ना तो पेड़ टूटेंगे और वो जल जाएंगे। इसकी अगली फेज में ऐश फॉल होने से पेड़ों में आग लग सकती है। तो वही लिखा है कि जो लावा उन पे गिरेगा उससे आग लग सकती है। भारी ऐश फॉल होने से पेड़ों की शाखाएं टूट जाती हैं। अगली अवस्था में यह ऐश मतलब राख होता है, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा ले जाने से मड फ्लोज हो सकते हैं। तो अगली अवस्था में लिखा है कि जब ज्वालामुखी कहीं पे फटते हैं तो ये आपने सुना होगा कि उसकी जो ऐश होती है, लावा जो निकला तो पहले तो गर्म होता है फिर ठंडा होगा, तो कई पदार्थ बर्न हो जाते हैं ना इस प्रक्रिया में। तो जो राख निकलती है जब पानी उस पर पड़ेगा तो बह के एक स्थान से दूसरी दिशा जाएगी, तो उसी को मड फ्लोज बोलते हैं कि राख का पानी के संपर्क में आने के बाद एक स्थान से दूसरी जगह पर बहना। वोल्केनिक ऐश जंगल के रास्तों को अवरुद्ध करती है। अब जो ये राख है ना पानी कांटेक्ट में आएगी तो बह के जाएगी तो रास्ते अवरुद्ध होंगे, जिससे वनों में अत्यंत आवश्यक वस्तुओं के संचार में बाधा उत्पन्न होती है। अब रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे तो आवागमन के जो मतलब उन रास्तों का प्रयोग जिसके लिए किया जा रहा है वो नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट लिखा है वन आपदाओं से अपने समय काल के अनुसार उभरने में सक्षम होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो वन है ना, वन आपदा से उभर तो जाते हैं लेकिन वो अपना हिसाब से समय लेते हैं, वो समय काफ़ी लंबा होता है। अब ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है फॉरेस्ट डिजास्टर की, सिमिलर है जो हम लोगों ने अभी शुरुआत में पढ़ी थी। एन इवेंट कैन बी कंसीडर्ड अ फॉरेस्ट डिजास्टर व्हेन लोकल रिसोर्सेज आर इनएडुकेट टू रिटर्न अ फॉरेस्ट टू इट्स डिजायर्ड प्रोडक्टिव स्टेट विद इन अ, यहाँ पे ING नहीं होगा, विद इन अ रिलीवेंट टाइम फ्रेम। इसके हिंदी में बता देता हूँ कि एक वो घटना
जिसमें जो स्थानीय संसाधन है ना वो अपनी पूर्व अवस्था में लौटने में एक निश्चित टाइम फ्रेम में पूर्व अवस्था में लौटने में सक्षम नहीं होते हैं। लिखा है ना, क्या लिखा, अनेबल कहीं पे लिखा होगा, इनएडिक्वेट, पर्याप्त नहीं होते हैं, कि मतलब फॉरेस्ट जो हमको रिसोर्स मिलते हैं ना आपदा के बाद वो मिलना बंद हो जाते हैं, और ये मिलना एक मतलब कुछ निश्चित समय में नहीं मिलते, मतलब कि अभी लगी आग तो उसके बाद उनको पनपने में टाइम लगेगा ना, तो जल्दी से दोबारा आपको जो वन के उत्पाद हैं वो नहीं मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट डिजास्टर। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी होती हैं फॉरेस्ट डिजास्टर। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वनों में लगने वाली आग, और इसको इंग्लिश में फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। तो इसी में हम लोग देख लेंगे कि फॉरेस्ट फायर जो है ना उससे चुनौतियां हैं ना वो इन्हीं के साथ पड़ेंगे। वनों की आग सबसे महत्वपूर्ण वन आपदाओं में शामिल है। यह प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फॉरेस्ट फायर है ना वो प्राकृतिक नेचुरल तरीके से भी लगती हैं और मैन मेड तरीके से भी। प्रतिवर्ष वनों की आग से कई मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित होता है। अभी लेटेस्ट अमेजोन के जंगलों में बहुत भीषण आग लगी थी, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया है ना वहाँ पे भी फॉरेस्ट फायर काफ़ी आम बात है। अभी उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट फायर भी लगी थी, तो काफ़ी बड़ा एरिया है इससे प्रभावित होता है। वनों की आग से प्रतिवर्ष अनेकों मृत्यु होती हैं। अब वनों में जब आग लगेगी तो उससे कई सारी मृत्यु भी होती है। जो कांटेक्ट में आते हैं तो जीव जंतु सब मर जाते हैं, और मानव भी काफ़ी संख्या में इससे प्रभावित होता है, तथा घर खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके घर भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों के विस्थापन का संकट उत्पन्न हो जाता है। तो जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं जंगलों में उनको एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित बसाना होता है, तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। अगला इसी में लिखा है पॉइंट, अलग अलग आग से नष्ट होने वाले क्षेत्रफल की गणना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लगने वाली आग कई बिंदुओं से उत्पन्न हो सकती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट फायर है ना उससे जो एरिया नष्ट हुआ है वो उसकी गणना करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से आग लगती है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है। अगला पॉइंट लिखा है, यद्यपि आग से प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल अफ्रीका में सर्वाधिक है। अब जो ये ऊपर वाला पॉइंट लिखा है ना कि क्षेत्रफल की गणना करना कठिन है, तो वो इस वाले पॉइंट में उसको समझाया गया है। यद्यपि आग से प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल अफ्रीका में सर्वाधिक है, और ये किसके द्वारा पता चल रहा है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल इसकी 2006 की रिपोर्ट के आधार पर, परंतु इसकी बहुत कम रिपोर्टिंग उपलब्ध है। ब्रैकेट में लिखा है साउथ अफ्रीका को छोड़कर। ये साउथ अफ्रीका में जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो तो रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका को छोड़कर बहुत कम जगह से जो फॉरेस्ट फायर है उनकी रिपोर्टिंग होती है। वर्ष 2016 के शुरुआत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एक देश का नाम है के लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगने वाली आग इसका अपवाद है। तो ये यहाँ पे जो आग लगी थी ना उसका एरिया 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल था, उसको मेजर किया गया था, तो ये एक अपवाद है। अभी ऊपर लिखा है ना कि साउथ अफ्रीका को छोड़कर रिपोर्टिंग बहुत कम जगह से होती है। अगला पॉइंट दिया गया है, ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर्स को ह्यूमन डिजास्टर्स के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं ना उनको ह्यूमन डिजास्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अब इसके कई सारे कारण हैं कि जो फॉरेस्ट फायर होती हैं वो ज़्यादातर नेचुरल लगती हैं, क्यों ऐसा यूएसए में भी होता है कि आग लगी और वो जंगलों में जनरली कम लोग वहाँ पे निवास करते हैं और उनको वहाँ से
विस्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। तो इनको ह्यूमन डिजास्टर्स में नहीं शामिल किया जाता है, मतलब ह्यूमंस को उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अत्यधिक भयावह आग उन क्षेत्रों में लगती है जहाँ पर बिना किसी बाहरी सहायता के उनसे निपटने के संसाधन उपलब्ध होते हैं। अब इसमें यह भी लिखा है कि जिन क्षेत्रों में लगातार मतलब कि जो फॉरेस्ट फायर है वो कॉमन है, वहाँ पे उनसे निपटने के संसाधन भी अवेलेबल हैं, इसीलिए ह्यूमन डिजास्टर का रूप नहीं ले पाती है वो। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, फॉरेस्ट फायर से होने वाला नुकसान व्यक्तिगत से लेकर बड़ी मात्रा में होने वाला ढांचागत नुकसान के रूप में हो सकता है। कि जो फॉरेस्ट फायर से नुकसान होता है वो तो इंडिविजुअल हो सकता है या बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी हो सकता है। जैसे लिखा है, पावर नेटवर्क और वाटर सप्लाई का फेलियर, कि जो बिजली की लाइनें होती हैं वो फेल हो सकती हैं और वाटर जो सप्लाई है वो प्रभावित हो सकती है। अगला पॉइंट लिखा है, आग से उठने वाला धुआं दूर के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो जो फॉरेस्ट फायर की वजह से जो धुआं उठता है एटमॉस्फेयर में, ये बहुत ही ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। मतलब आप ये समझ लो कि कई देशों पे किसी को पार करता जाता है और इसकी वजह से कई बार जो फ्लाइट्स हैं उनको भी डाइवर्ट किया जाता है और उनको मना किया जाता है कि इस एरिया में आपको फ्लाई नहीं करना है। इसमें आगे लिखा है, वर्ष 2015 में इंडोनेशिया में लगी आग से लगभग 1 लाख लोगों की प्री मेच्योर डेथ का अनुमान है, जिसका अनुमान वायु की गुणवत्ता से होने वाली मौतों से लगाया गया है। कि जो प्री मेच्योर डेथ यहाँ पे हुआ, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2015 में जो इंडोनेशिया में आग लगी थी उसकी वजह से जो धुआं उठा, तो ये धुआं वातावरण में मिला, उसकी वजह से जिन लोगों को सांस लेने संबंधी प्रॉब्लम थी, तो ऐसे लोगों में लगभग 1 लाख लोगों की डेथ उससे हुई होगी। इसको बोला जाता है प्रीमेच्योर डेथ, ऐसा अनुमान लगाया गया। अगला पॉइंट लिखा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स और मेथड्स का फॉरेस्ट फायर डिजास्टर से संबंध को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। मतलब कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है, फॉरेस्ट फायर डिजास्टर जो है ना, उसको कंट्रोल कर किस तरह किया जाए उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन यह किसी भी प्रश्न से परे कई मैनेजमेंट टेक्निक्स का प्रयोग करके फुल फ्यूल लोड को घटाकर फॉरेस्ट फायर से संबंधित खतरे को कम कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब है, लेकिन कई ऐसी हम लोग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे फ्यूल लोड को घटाकर फॉरेस्ट फायर को से संबंधित खतरे को कम कर सकते हैं। फ्यूल लोड का मतलब ये होता है कि आग को जो लग रही है ना, उसके क्षेत्र में जो आ रहे हैं पेड़ वो कम से कम यदि हों तो उनको थोड़ा किसी तरह से कम किया जाए कि उसको जलने के लिए सही दशाएं ना उपलब्ध हो पाएँ। तो इससे हम लोग फॉरेस्ट फायर्स को कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, यह गलत धारणा है कि फॉरेस्ट फायर्स एक बढ़ती हुई समस्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा जो लिखा हुआ है, लेकिन उसको आपको समझना है कि इनके कहने का मतलब क्या है। यह गलत धारणा है कि फॉरेस्ट फायर्स एक बढ़ती हुई समस्या है। इनका कहने का मतलब है कि जो फॉरेस्ट फायर्स है ना, ऐसा लगता है कि हम लोगों के बहुत इस समय ज़्यादा संख्या में फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। लिखा है, और सभी फॉरेस्ट फायर्स नुकसानदायक हैं। कि जो सभी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो नुकसानदायक हैं, ऐसा भी नहीं है। अब आगे लिखा है, ये अपने सपोर्ट में क्या यहाँ पे तथ्य दे रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य कई मिलियन वर्षों से फॉरेस्ट फायर्स का सामना कर रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जो जंगल की में अभी आग नहीं लग रही है, ये पहले हज़ारों सालों से लग रही है और लोग जो मनुष्य है वो इसके साथ में फॉरेस्ट फायर्स का सामना कर रहा है। पहले तो हमारे पास संसाधन नहीं थे और अब संसाधन उपलब्ध हैं। और ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर्स वार्षिक चक्र का हिस्सा हैं। कि कई जगह तो फॉरेस्ट फायर मतलब ऐसा है कि हर साल में एक बार लगती ही है।
और वो एक साइकिल में रिपीट होती है। इससे भी अधिक यह पता चला है कि हाल के वर्षों में फॉरेस्ट फायर से प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल कम हुआ है, कि अभी ये पता चला है कि जो फॉरेस्ट फायर से जो क्षेत्रफल अफेक्टेड हुआ है वो कम हुआ है। तो ये हो गई फॉरेस्ट फायर के बाद अब हम लोग देखेंगे बाढ़ और सुनामी, जो वन आपदा है ना, उसमें बाढ़ और सुनामी किस तरह से हेल्प करते हैं और चुनौतियाँ क्या होती हैं इसमें। बाढ़ के साथ उखड़कर बहने वाले पेड़ बहते हुए पानी के द्वारा लगाए जाने वाले बल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि बाढ़ कहीं पे आई है और यदि उसमें रास्ते में पेड़ पड़ेंगे तो उनको भी उखाड़ के अपने साथ बहा ले जाएगी। तो साथ में यदि पेड़ बहते हैं तो फिर आगे जो रास्ते में जो चीज़ आएगी ना, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा, जिससे होने वाले नुकसान की मात्रा बढ़ जाती है। फोर्स बढ़ जाएगा तो नुकसान भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो पेड़ बाढ़ के पानी द्वारा रास्ते में छोड़ दिए जाते हैं वह कई रास्तों को बंद कर देते हैं, जैसे नदियों पर बने पुल। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि पेड़ बह रहे हैं, अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा जाके वो पेड़ समुद्र में ही जाके नदी के सहारे मतलब कहीं पे मिल जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं रास्ते में रुकेंगे ही, तो वो जो पेड़ हैं वो अटकेंगे ही। तो जब अटकेंगे रास्ते में तो वो रास्तों को बंद कर देंगे। तो जैसे पुल, जो रास्ते में पुल पड़ते हैं वहाँ पे इनको जमा किया जाएगा तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे लिखा है वुडी डेब्रिस आवागमन को बाधित करता है। वुडी डेब्रिस क्या है? डेब्रिस का मतलब होता है कूड़ा कचरा, और वुडी डेब्रिस का मतलब जो जंगल का कूड़ा कचरा है, अब उसमें पेड़ पत्तियाँ और शाखाएं सब शामिल हैं। आवागमन को बाधित करता है और कभी कभी बिल्कुल ठप कर देता है। अब जब बाढ़ आएगी तो अपने साथ वो कूड़ा करकट बहा के कहीं पे ले जाएगी, रास्तों में जमा कर देगी, तो आवागमन तो प्रभावित होगा। यह एक जगह एकत्र होकर पानी के स्तर को बढ़ा देता है। अब ये रास्ते में कहीं पे इकट्ठा होगा तो वहाँ पे एक तरीके से बैरियर का काम करेगा ना, रोकने का पानी के, और बाढ़ पानी को अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देता है। अब जिस तरफ पानी बह रहा है उधर तो कूड़ा कचरा जमा हो गया, तो पानी क्या करेगा, वहाँ से ना बह के अगल बगल से बहने लगेगा। तो वही लिखा है कि पानी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। ज़्यादातर बाढ़ों के द्वारा फ्लड की बात हो रही है। पेड़ों के आसपास की मिट्टी को बहाकर ले जाने की वजह से पेड़ गिर जाते हैं। ये तो पता ही है कि आसपास की मिट्टी कटती है जब, तभी तो पेड़ बाढ़ में गिर जाते हैं। पहले मिट्टी कटेगी फिर पेड़, जब जड़ों को पकड़ने के लिए मिट्टी बचेगी नहीं तो वो अपने आप गिर जाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है सुनामी की वजह से पेड़ गिर जाते हैं और उनके तनों को नुकसान पहुंचता है। तो सुनामी की वजह से या तो पेड़ नीचे से उखड़ जाएंगे, या तो पता चला जो तना है ना वो बीच से टूट गया, स्टेम। सॉफ्टवुड ट्रीज को हार्डवुड ट्रीज की अपेक्षा अधिक नुकसान होता है। तो जो सॉफ्टवुड ट्रीज, हार्डवुड ट्रीज, सीधी सी बात है कि जो कमज़ोर पेड़ होते हैं, जिनका तना कमज़ोर होता है वो सॉफ्टवुड ट्रीज हो गए, जिनका मजबूत होता है वो हार्डवुड ट्रीज हो गए। तो सॉफ्टवुड ट्रीज अपने आप ज़्यादा प्रभावित होंगे, जो क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स नहीं बियर कर पाते। सुनामी के द्वारा बड़ी मात्रा में डेब्रिस जमा किया जाता है। सुनामी भी समुद्र का में जो कूड़ा कचरा उतरा रहा है ना, उसको एक किनारे फेंक देती है, जो मुख्यतः मानव जनित होता है, तथा कुछ मात्रा में पेड़ भी इसका कारण होते हैं। तो जो सुनामी है वो ज़्यादातर समुद्रों में उठती है, तो अपने साथ वहाँ का समुद्र में जो ऊपर तैरता रहता है कूड़ा कचरा, उसको किनारे के एरिया में इकट्ठा कर देती है, फेंक देती है। और उसमें ज़्यादातर मानव जनित होता है, कुछ पेड़ पौधों का कचरा भी होता है। वही लिखा है कुछ मात्रा में पेड़ पौधे भी इसका कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा है वर्ष 2011 में आई तोहोकू सुनामी की वजह से 2/3 संरक्षित क्षेत्र खत्म हो गया था। ये जापान का एक शहर है, वहाँ पे सुनामी आई थी, तो उसकी वजह से वहाँ का जो 2/3 प्रोटेक्टेड एरिया था वो खत्म हो गया था। अगला पॉइंट लिखा है बड़ी मात्रा में आने वाली बाढ़ साइक्लोन्स की वजह से आती है, जो तूफान या भारी वर्षा लाता है।
ये तो पता ही है कि जब तूफान आने वाला होता है ना तो उसके बाद अलर्ट होता है कि आगे आगे भारी वर्षा होगी। बाढ़ उत्पन्न करने वाली वर्षा लगातार और कभी कभी कई दिनों तक होती है। तो इस तरह से साइक्लोन की वजह से जो वर्षा होती है ना वो लगातार कई घंटों तक चलती रहती है और कभी कभी कुछ केस में कई दिन तक भी होती है। तो जब तेज़ वर्षा होगी तो उसकी वजह से बाढ़ उत्पन्न होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट, बाढ़ और सुनामी। अब हम लोग देखेंगे टेम्पेस्ट। तो सबसे पहले टेम्पेस्ट होता क्या है, तो टेम्पेस्ट को मैंने सर्च मारा तो मतलब हिंदी इसकी होती है तूफान, लेकिन टेम्पेस्ट में क्या क्या आता है वही इसमें आप देखेंगे। तो जो टेम्पेस्ट शब्द है उन सभी परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहाँ तेज हवाओं के कारण आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब जिसमें तेज हवाओं के कारण कोई डिजास्टर होगी तो उसको टेम्पेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हरिकेन, टाइफून, टोर्नेडो और तेज हवा से होने वाली अन्य घटनाएं शामिल हैं। तो ये सभी टेम्पेस्ट में आ जाते हैं, हरिकेन, टाइफून, टोर्नेडो। अगला पॉइंट है तेज हवा के कारण होने वाली घटनाएं मुख्यतः साइक्लोन के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट इसी में लिखा है थंडर स्टॉर्म डाउनबर्ट्स के कारण सीधी रेखा में चलने वाली हवाएं मुख्यतः स्थानिक होती हैं। तो ये थंडर स्टॉर्म डाउनबर्स्ट लिखा है ना, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है गरज के साथ बौछारें। तो इसकी हिंदी है ये, थंडर स्टॉर्म डाउनबर्स्ट की हिंदी है गरज के साथ बौछारों के कारण सीधी रेखा में चलने वाली हवाएं मुख्यतः स्थानिक होती हैं, मतलब लोकल होती हैं, कुछ एरिया में केंद्रित होती हैं, लेकिन इनकी चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हो सकती है और इनके द्वारा भारी नुकसान होता है। ये थंडर स्टॉर्म डाउनबर्ट्स की बात हो रही है। इसके अंतर्गत हम जो लोग चुनौतियां देख रहे हैं और आगे हम लोग उससे रोकथाम के उपाय देखेंगे। वनों को साइक्लोनिक और नॉन साइक्लोनिक थंडर स्टॉर्म डाउनबर्ट्स दोनों से हो सकता है। यहाँ पे नुकसान गायब हो गया है, दोनों से नुकसान हो सकता है। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो गरज के साथ बौछारें होती हैं वो नॉर्मली भी हो सकती हैं बरसात के दिनों में, तो वो नॉन साइक्लोनिक हो गई। और साइक्लोन की वजह से जो गरज बरस होती है तो इससे वनों को नुकसान होता है। मौसम की वे दशाएं जिनके कारण तेज हवाएं चलती हैं के अनेक कारण हैं। तेज हवाएं मतलब जो वर्षा करती हैं उन तेज हवाएं जो चलती हैं वो वर्षा के कारण, तेज वर्षा के कारण, लाइटनिंग का मतलब जब ऊपर बादल चमकते हैं ना उसको लाइटनिंग बोलते हैं, और ओले, इन सभी के कारण तेज हवाएं चलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब बारिश हो रही होती है उसके साथ तेज आंधी भी आती है। अगला पॉइंट लिखा है अलग अलग प्रकार के तूफानों का विंड पैटर्न भी अलग अलग होता है कि जो तूफान आते हैं उनका विंड पैटर्न भी अलग होता है कि हवा जो है वो किस प्रकार से चलती है, जिसके कारण होने वाला ट्री फॉल पैटर्न भी अलग अलग होता है कि अलग अलग तूफान से जो ट्री फॉल पेड़ जो गिर रहे हैं वो किस पैटर्न में गिर रहे हैं वो भी अलग अलग होता है। अब आपको ये पता चलेगा कि हम लोग आगे कि किस लिए ये पैटर्न देख रहे हैं। लिखा है जैसे तूफान फटने के कारण गिरने वाले पेड़ प्रायः एक दूसरे के समांतर होते हैं। तूफान फटने के बाद लेकिन बादल कहीं पे बोलते हैं ना कि बादल फट गए, उत्तराखंड में ज़्यादातर होता है ऐसा, और हुआ भी था कुछ साल पहले। तो बादल फटने की घटना एक साथ ढेर सारा पानी गिरता है जो तो इसमें लिखा है इसमें गिरने वाले पेड़ प्रायः एक दूसरे के समांतर होते हैं, जबकि जो टोर्नेडो है उसके कारण पेड़ सभी दिशाओं में गिरते हैं। तो जो टोर्नेडो होता है ना, ये आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, इसमें गोल गोल ऐसे ना तेज़ी से हवा ऊपर की तरफ उठती है गोल गोल चक्कर के फॉर्म में। तो टोर्नेडो में पेड़ चारों तरफ गिरते हैं, जबकि जो तूफान फटता है उसकी वजह से पेड़ पैरेलल गिरते हैं। ये पैटर्न बाद में आपको जब इस एरिया को साफ़ करना होगा उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सभी चीज़ें स्टडी की जाती हैं किसी मतलब राहत कार्य शुरू करने से पहले। हरिकेन्स के केस में पेड़ इनिशियल फॉरवर्ड दिशा में गिरते हैं, ना कि सब्सिक्वेंट बैकवर्ड दिशा में। तो जब हरिकेन आता है ना तो पेड़
फॉरवर्ड दिशा में जो शुरुआती होती है उसमें गिरते हैं, पीछे की तरफ नहीं गिरते हैं। अच्छा, ये हरिकेन में हवा पहले तेजी से वो आगे की तरफ चलती है, फिर पीछे की तरफ चलती है। तो जो आगे की तरफ हवा चलती है उसका जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी तरफ पेड़ ज़्यादा गिरते हैं, और जो बैक विंड चलती है उसमें नहीं गिरते हैं। लिखा है अगला पॉइंट, ट्री फॉल पैटर्न की जानकारी से हमें वन में एक्सेस आसान हो जाता है। वही मैंने बताया कि ट्री फॉल पैटर्न यदि हमको पता होगा तो हमको किस तरह से वन में जाना है, अंदर एक जगह से दूसरी जगह, ये इसको समझने में आसानी होती है। इससे डिजास्टर रिस्पांस की योजना बनाने में भी सहायता मिलती है कि आप डिजास्टर होने के बाद कितनी जल्दी रिस्पांस करते हैं, किस तरीके से, उसमें आसानी मिलती है जब आपको पैटर्न पता है कि यहाँ पे इस तरह से नुकसान हुआ है, पेड़ पौधे इस तरह से गिरे पड़े हैं। अगला पॉइंट है, गिरते हुए पेड़ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे घर और बिजली वितरण नेटवर्क को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब पेड़ गिरेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में घर आ जाता है, बिजली के नेटवर्क आ जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो पता ही होगा। गिरते हुए पेड़ों से कई मौतें भी हो सकती हैं, जैसे कि यदि कार या अन्य वाहन पर गिरते हैं। अब कोई वाहन रोड पर जा रहा है, उसके ऊपर पेड़ गिर जाएगा तो उसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनकी डेथ हो सकती है। अगला इसी पॉइंट लिखा है, विश्व के कई हिस्सों में गरीब लोग संकट के समय नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं, और आपदाओं के बाद यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिजास्टर्स के समय जो लोग हैं वो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि लकड़ी के अलावा जो हम लोगों को चीज़ें मिलती हैं जंगलों से, उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो अब यदि जंगल में ही मतलब फॉरेस्ट डिजास्टर आ गई तो फिर उन लोगों को महत्वपूर्ण जो संसाधन है ना वो नहीं मिल पाते हैं। अगला पॉइंट लिखा, यद्यपि आंकड़े साइक्लोन्स से सीधे मौत को दर्शाते हैं, लेकिन आपदाओं के बाद के सप्ताहों और महीनों में आधारभूत ढांचे की कमी से ज़्यादा मौतें होती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो लगता है कि साइक्लोन आ गया उसकी वजह से इतनी मौतें हो गई, तो जो वो मौतों का आंकड़ा होता है वो तो हमको देखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसके बाद की दशा में कई जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सही नहीं होता है, उसकी वजह से बाद में और ज़्यादा मौतें होती हैं। ये हो गया चुनौतियाँ। अब हम लोग देखेंगे रोकथाम के उपाय। क्या लिखा हुआ है, वन आपदाओं से बचने के लिए पहले से प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि मतलब आपको यदि फॉरेस्ट डिजास्टर्स से बचना है तो आपको पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत और टीम के रूप में योजना पूर्ण ढंग से ट्रेनिंग आवश्यक है। या आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रेन करिए, और एक टीम के रूप में कैसे काम करना है उस पर भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग आवश्यक है। ट्रेनिंग वास्तविक दशाओं के पूर्वानुमान और उच्च रूपांतरण क्षमता के साथ होनी चाहिए। ये जो ट्रेनिंग हो रही है ना, कि जो एक्चुअल कंडीशंस है ना उसको आप डुप्लीकेट किस तरह से करते हैं, कि वो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना तो वो जो एक्चुअल दशाएं हैं वो कैसे पैदा कर रहे हैं, और उसमें ट्रेन करने से आपको जब वास्तव में आपदा आएगी तो उससे निपटने में आसानी होगी, जिससे मुख्य व्यक्ति की अनुपस्थिति के बावजूद सिस्टम स्थिर बना रहे। कि यदि आप ऐसा हो जाए कि जब आपदा आए तो यदि आपका मुख्य व्यक्ति कोई उपस्थित नहीं है तो उसके बाद भी सभी लोगों को ट्रेनिंग दी गई है ना, तो बाकी लोग सक्षम हो इस आपदा से सामना करने में। कई मामलों में स्थानीय इंजीनियरिंग उपकरण जिसमें फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट भी शामिल है का आपदा की जगह पर तेज़ी से डिप्लॉयमेंट आवश्यक है। यहाँ पे ये लिखा है कि कई मामलों में जो इंजीनियरिंग उपकरण है ना, स्थानीय मतलब लोकल वहाँ पे जो अवेलेबल हैं, और इनमें से फॉरेस्ट्री इक्विपमेंट तो सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको आप जिस जगह पे आपदा आई है वहाँ पे कितनी तेज़ी से ले जा सकते हैं, तो उससे आप रिकवर कर सकते हैं बहुत तेज़ी से, फॉरेस्ट डिजास्टर से तेज़ी से रिकवर कर सकते हैं यदि आप इक्विपमेंट है ना जो वहाँ पे तेज़ी से पहुँचा सकते हैं यदि। तो
अगला पॉइंट लिखा है जरूरी संसाधनों की स्थिति के बारे में जानकारी होना आपातकालीन तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि जो रिसोर्सेस हैं ना उनकी जानकारी यदि आपको सटीक तरीके से है तो जब फॉरेस्ट डिजास्टर आएगी तो आप उस टाइम पे उनका उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। वनों से संबंधित आपदाओं की स्थिति में मुख्य वन्य स्टॉफ वन उपकरणों की स्थिति की एक्सेस रूट्स और लकड़ी के संग्रह के स्थल की जानकारी प्रमुख है। तो जो जरूरी संसाधन है ना उसके बारे में ये लिखा है कि जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट स्टाफ है वो कहाँ कहाँ पे है इस समय, स्टाफ जो है वन उपकरणों की स्थिति, जो फॉरेस्ट इक्विपमेंट है वो किस जगह पे है, की एक्सेस रूट्स मतलब जिस जगह पे आपको जाना है ना उस एरिया में जाने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रास्ते, और लकड़ी जो आप वहाँ पे गिरी हुई है ना उसको इकट्ठा किस जगह पे करेंगे, ये आप जानकारी आपको हुई तो आप तेज़ी से राहत और बचाव कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा है छोटे देश जो लगातार आपदाओं का सामना करते हैं उनके लिए बिना किसी बाहरी सहायता के रेजिलिएंट रहना संभव नहीं है। कई छोटे देश ऐसे हैं जहाँ पे लगातार फॉरेस्ट डिजास्टर्स आती रहती हैं तो वो अपने बलबूते पे ऐसे स्ट्रक्चर जो इसको सह सके, मतलब फॉरेस्ट डिजास्टर को सह कर सके उसको उत्पन्न करना संभव है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में एक कोऑपरेटिव डिजास्टर रिस्पांस कैपेसिटी बनाना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस केस में वो देश कोऑपरेटिव डिजास्टर रिस्पांस कैपेसिटी अन्य देशों के साथ मिलके बना सकते हैं जिससे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला पॉइंट लिखा है आपदाओं के बाद वन संसाधनों का प्रयोग तत्कालीन मानव जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, न कि दीर्घकालीन वातावरणीय और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आपका फॉरेस्ट डिजास्टर कोई आई है तो आपको जो संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं उनका तत्काल राहत के लिए यूज करना चाहिए, इमरजेंसी यूज करना चाहिए, ना कि आप ये सोचो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप उसके चक्कर में पड़े तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जान और माल का। इसी में आगे पॉइंट लिखा है कि गिरी हुई और क्षतिग्रस्त लकड़ी एक स्थानीय निर्माण संसाधन और वित्तीय स्रोत भी है। कि जो लकड़ी उस समय गिरती है उससे आप निर्माण कार्य भी कर सकते हैं और उसको बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है, तो वित्तीय सहायता भी उससे मिल सकती है। लास्ट पॉइंट लिखा है आपदा के समय इमारती लकड़ी को बचाना बहुत ही जोखिम भरा काम है। इमारती लकड़ी जो है ना उसको बचाना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि बेतरतीब तरीके से पेड़ गिरते हैं और आप उसमें से जो इमारती लकड़ी को यदि बचा के निकालते हैं ना तो वो आगे काफ़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन वो काफ़ी जोखिम भरा काम है। वन कर्मियों को उनके काम के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कि जो वन कर्मी है ना उनको इन सभी के लिए अच्छे से ट्रेन करना चाहिए कि जो डिजास्टर फॉरेस्ट डिजास्टर आई है उसके बाद आप वो जो लकड़ी गिरी है उसको आप सही तरीके से काटें उसको, कि उसका कम से कम नुकसान हो और आगे उसका यूज किया जा सके। उन्हें गिरी हुई इमारती लकड़ी को साफ करने तथा सड़कों को खोलने का कार्य करना होगा। तो उनको इमारती लकड़ी जो है ना उसको वो काट काट करके रास्ता साफ करेंगे। तो ये हो गया आपका जो फॉरेस्ट डिजास्टर्स है ना उनके चैलेंजेस और प्रिवेंशन। आपका जो टॉपिक का टू द पॉइंट मैंने मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध कराया है, इसका जो मेन मतलब मटेरियल है वो यही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।